Good evening, everyone. We'll be starting in just a minute. Yeah, we got a very good response from the feedback when we posted this, this topic that हमें इस बारे में बात करेंगे. We'll be talking about the Startup India initiative of government, and so yes, Okay. people were waiting for this. They had a lot of questions in mind कि how can government help us, एंड क्या स्कीम्स हैं. स्कीम्स हम तक पहुंच ही नहीं पाते. हमें पता नहीं होता कि हम कैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स को यूटिलाइज करें. क्या क्या स्कीम्स है, कई बार ये भी नहीं पता होता. एंड दीज थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फ्रिक्वेंटली. डायनामिक्स आर चेंजिंग वेरी फ्रिक्वेंटली. सो people are waiting for this topic for a long time. Wow. All right, so we are all set. Good evening again. And आज का जो हमारा टॉपिक है, we'll be talking about स्टार्टअप इंडिया का स्टार्टअप्स का इंडिया में लीगल स्ट्रक्चर क्या है, और स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम्स क्या हैं, एमएसएमई क्या है, स्टार्टअप्स के कौन कौन से फंडिंग सोर्स हैं, और कौन कौन से कंपनी फॉर्मेशन के तरीके हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं बिफोर यू लॉन्च योर स्टार्टअप. और स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में आप कैसे रजिस्टर करें, क्या उसकी प्रोसीजर्स हैं. और इस बारे में बात करने के लिए वी हैव विद अस अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मिस्टर अंकुर. एंड अंकुर हैज स्टार्टेड हिज ओन कंपनी कॉल्ड हॉस्टल फंड, जहाँ पे स्टूडेंट स्टार्टअप्स के लिए पर्टिकुलरली इनका फोकस है. एंड बिफोर दैट ही used to work for Your Story and Amazon and Airtel. So welcome, Ankur. Thank you so much for joining us today. And I think we can get started now. My pleasure, CK. My pleasure. This is really awesome. काफी अच्छा लगता है यंग एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट से बात करने को. This has been the passion. So thank you for the opportunity. So we can start with your introduction. You can talk about your initiative. Sure. So thanks once again. Good evening to everyone. My name is Ankur. I am currently मैं एक हॉस्टल फंड, एक फंड है जो कि स्टूडेंट स्टार्टअप्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है, वो मैं रन करता हूँ. बहुत सिंपल आइडिया है. हम सब जब स्टूडेंट्स हुआ करते थे, हम उस टाइम पे हम लोग ये सोचते हैं कि हमें जॉब कर लेनी चाहिए, कुछ अच्छा काम कर लेना चाहिए. लेकिन आफ्टर करियर 5-6-7 साल बाद सबको कभी ना कभी एक फील होता है कि यार लेट्स स्टार्ट समथिंग. लेकिन उस टाइम पे लाइफ में कभी हम अलग अलग स्टेजेस में होते हैं एंड वी नॉट बीन एबल टू स्पेंड दैट टाइम. तो विद दैट विजन सीके आई स्टार्टेड दिस के स्टूडेंट्स को हॉस्टल में रह के, दैट इज व्हाई इट्स नेम एज हॉस्टल फंड. कॉलेज में रह के, हॉस्टल में रह के कैसे एक स्टार्टअप स्टार्ट की जाए. क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है जब आपके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, आप बहुत कम रिस्क में होते हो, एनर्जी ज्यादा होती है, आप ट्राई आउट कर सकते हो, आप फेल कर सकते हो. बिकॉज ये सारी चीजें जो है ना, दैट इट सेल्फ इज फीचर्स हैं ये स्टार्टअप के. तो वी स्टार्टेड 2 months ago. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है अक्रॉस इंडिया. काफी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हम उनको मेंटरिंग कर रहे हैं, और जो स्टार्टअप्स एक कमर्शियल वायबिलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं तो हम उनको फंडिंग देते हैं. जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो जाके hostel.fund पे अप्लाई कर सकते हैं. इससे पहले मैंने कुछ 12-13 साल कॉर्पोरेट में काम किया है. मैंने बड़ी कंपनियों में काम किया है, जैसे अमेजोन में मैंने काम किया, मैंने एयरटेल में काम किया, मैंने छोटे स्टार्टअप्स में भी काम किया. योर स्टोरी, शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे योर स्टोरी को. मैं उनका सेल्स और मार्केटिंग देखता था. मैंने अपनी भी कुछ कंपनी स्टार्ट की. तो मुझे लगता है कि मैं कोई आई एम नॉट अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बट मुझे पता है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो तो वी विल फिगर इट आउट. सो हैप्पी टू शेयर माय लर्निंग्स आप सबके साथ. सो दैट्स अ ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ.
I think we can get started with today's topic कि why startup India. Startup India क्या है, क्यों है, और इससे हमारे startups कैसे benefit ले सकते हैं. So we'll quickly start with the brief why this program was started, what was the purpose, when was this started, and इनका क्या है. Sure. So, स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जो कि जैसे आप स्लाइड्स पे देख रहे हैं कि 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था, लेकिन उससे पिछले साल लाइक 2015 के 15 अगस्त के भाषण में प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था और कहा था कि स्टार्टअप इंडिया एक इसको इस ढंग से समझिए, हर बड़ी कंपनी जो आज की डेट में एक बहुत बड़ी है, बेशक वो रिलायंस है या इन्फोसिस है, वो किसी ना किसी जमाने में एक छोटी स्टार्टअप हुआ करती थी। आज वो सिर्फ कुछ ही हैगी हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही, मैं ये कहूंगा कि ये बुनियाद जो उन्होंने रखी 2016 में, इसका बेनिफिट अगले 5, 10, 15 सालों में मिलेगा। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें ये रखा गया है कि टू बेसिकली इम्प्रूव और इनकलकेट द कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि कैसे हर आदमी को ये बताया जाए कि आप अपनी कंपनी सिंपल भाषा में कैसे स्टार्ट किया जा सकते हैं, और गवर्नमेंट आपके साथ है। आपका कोई आइडिया है, आप हमारे पास आइए, हम आपको बताएंगे कि वो आइडिया कैसे इंप्लीमेंट करना है, और अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको फंडिंग भी देंगे। ये पूरा एक स्टार्टअप इंडिया का इनिशिएटिव है नटशल में। और इसकी आगे की डिटेल्स जैसे कि इसमें बेसिकली जैसे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया कि लेट्स अगेन वही सेम चीज के बहुत जरूरी होता है। देखो एक चीज समझो, हर कोई अगर जॉब करेगा या एम्प्लॉय बनेगा तो कहां से इतनी नौकरियां आएंगी? नौकरियां लेने के लिए किसी को तो नौकरी देनी पड़ेगी, और वो नौकरी कैसे बनेगी? जब आप एम्प्लॉयर बनोगे। ये बहुत बड़ा माइंडसेट चेंज है, बहुत बड़ा माइंडसेट चेंज है। और इसमें गवर्नमेंट या कोई कुछ नहीं, ये हमें अपने आप से स्टार्ट करना है। आप नौकरी करो, बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर आपके पास आइडिया है, आपके पास कैपेबिलिटी है, तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी कि आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करो, आप एक एमएसएमई स्टार्ट करो, आप कुछ काम करो, आप अपने आप को भी एम्प्लॉय करो। क्या आप अपने साथ 2, 3, 4 लोगों को और एम्प्लॉय कर सकते हो? इससे एम्प्लॉयमेंट कम होती है, इससे देश की तरक्की होती है, इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ता है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि अगर हमें चाहिए कि इंडिया को बड़ा करना है, तो हमें अपने आप से वो स्टार्ट करना होगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बेसिकली। Yeah. So before we move to the next slide, या हम इसके बारे में और बात करें, स्टार्टअप इंडिया को लेके कई सारे क्वेश्चंस हैं, कई सारे मिथ हैं कि ये 2016 में शुरू हुआ है, तो काफी सारे स्टार्टअप्स इसमें रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराते हैं। एक तो आपको कई सारे कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप सबसे पहले गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, तो आपको कुछ कंसल्टेंट्स मिलेंगे जो आपसे 200, 400, 500, 1000, 5000, 10,000 रुपए चार्ज करते हैं स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए। और कई बार एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कि नहीं, मुझे अभी 5,000 रुपए नहीं खर्च करने, मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। सो आप सभी को हम बताना चाहेंगे, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है। गवर्नमेंट डज नॉट चार्ज एनीथिंग, आपसे एक सिंगल पेनी भी, वो एक सिंगल पैसा भी आपसे नहीं लेते। तो स्टार्टअप इंडिया में हर किसी को रजिस्टर करना चाहिए। कुछ उनके प्रोसीजर हैं, कुछ रूल्स हैं, हम उन पे बात करेंगे। बट द फर्स्ट मिथ कि स्टार्टअप इंडिया जो पोर्टल है गवर्नमेंट का, वो कुछ पैसे आपसे लेगा या कुछ कंसल्टेंट्स को आपको पैसे देने, डोंट डू दैट। उसके लिए आप किसी भी इंक्यूबेशन, आप किसी भी शहर में होंगे, आई एम श्योर आपको अपने 100-200 किलोमीटर्स में या इंटरनेट में आप देखिए, आपके आसपास विसिनिटी में यू विल फाइंड वन इंक्यूबेशन सेंटर, यू विल फाइंड मेंटर्स अराउंड यू, यू विल फाइंड प्रोफेसर्स अराउंड यू। उनकी मदद लीजिए, और कोई वहां से भी मदद ना मिले, रीच आउट टू एक्सपर्ट्स ऑन लिंक्डइन एंड फेसबुक, बट डोंट स्पेंड एनी मनी ऑन स्टार्टअप इंडिया पोर्टल रजिस्ट्रेशन, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। तो मिथ, हम जो कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी थे कि वो हम क्लियर करना चाहते थे। बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं कि हम क्या डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, स्लोली उसके बारे में अंकुर हमें आज बताएंगे, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। या द डेफिनेशन कि क्या है
कौन स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर हो सकता है? यस। हाँ, सो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करने के लिए एक लीगल एंटिटी चाहिए, और वो लीगल एंटिटी बहुत सिंपल है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। आप जब भी कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आप उसको एज अ प्राइवेट लिमिटेड, एज अ पार्टनरशिप, एज अ एलएलपी, एज प्रोप्राइटरशिप, ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जिस कारण से जिस फॉर्म में आप कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। तो वो आपको ऐसे भी करना होता है जब भी आप रजिस्टर करते हैं, क्योंकि आपको टैक्स देना होता है, आपको उसमें जीएसटी अप्लाई करना होता है, पैन कार्ड अप्लाई करना होता है। तो कोई भी लीगल एंटिटी वो एक स्टार्टअप इंडिया में अप्लाई कर सकता है। अब डेफिनेशन ये आता है कि स्टार्टअप है क्या, किसको स्टार्टअप बोलेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज की डेट में डेफिनेशन कुछ क्लियर किया है। वो ये ऐसा क्लियर किया है कि कोई भी कंपनी जो कि पिछले 10 साल में रजिस्टर की गई है या इनकॉर्पोरेट की गई है, जब, और इनकॉर्पोरेट रजिस्टर का मतलब होता है जब आपने उसका उनका फॉर्म किया गया है, उसको हम स्टार्टअप मानेंगे। लेकिन इन कंपनी का ईयरली रेवेन्यू 25 करोड़ से कम का होना चाहिए। अगर वो 25 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो वो स्टार्टअप की डेफिनेशन से बाहर निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल है, पिछले 10 साल में कोई भी कंपनी जो रजिस्टर की हुई है, जो स्टार्ट हुई है, और अगर उसका रेवेन्यू 25 साल से और 25 करोड़ से ज्यादा का नहीं है। और एक और चीज समझिए, क्या अब कोई ये भी बोल सकता है कि क्या मेरी एक किराने की दुकान है, क्या वो स्टार्टअप है? तो वो स्टार्टअप डेफिनेशन से वो स्टार्टअप नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन से वो स्टार्टअप नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन से स्टार्टअप वो है जो नया प्रोडक्ट, नया सर्विसेज लॉन्च करे विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं उपयोग होना चाहिए। और इसको समझिए, एक इसका मतलब ये है कि हम सब, एक इकोसिस्टम ये चाहता है कि आप बड़े बने। वो बड़े तभी बन पाते हो जब आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको स्केल करने में मदद करती है। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो कि क्लियर करना चाहते हैं। और इसके अलावा और भी है कि कई लोग ऐसा कह सकते हैं कि जी, इफ यू सी, गो टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे इसमें अब जैसे कई बार क्या होता है ना, गवर्नमेंट अपने जो प्रोसेस होते हैं ना, और जो रूल्स होते हैं, बहुत अच्छी इंटेंशन से बनाती है हमेशा, लेकिन कुछ लोग उसको तोड़ मचोड़ना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा मत करो। गवर्नमेंट, अब जैसे ये आप देखिए, इसमें लिखा गया, साफ लिखा गया, कई लोग क्या करते हैं कि एक ऑलरेडी एक बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा होता है पिछले 40-50 सालों से, बेनिफिट्स लेने के लिए एक नई कंपनी बना देते हैं, सेम काम कर रहे होते हैं, सब कुछ सेम कर रहे हैं, लेकिन अब नया काम शुरू कर दिया। ऐसा मत करो। वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी पकड़ा जाएगा, तो वो फिर रूल्स डिफाई करते हो तो फिर वो गलत बात हो जाती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया कि आप 25 करोड़ से ऊपर हो तो स्टार्टअप इंडिया के जो बेनिफिट्स हैं, जो हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। आज की डेट में मैं वीसी हूं, मैं फंडिंग करता हूं, मैं ये आराम से बता सकता हूं कि आज की डेट में आपको रिसोर्सेज मिलना बहुत आसान है एज कंपेयर टू 5 साल पहले, 10 साल पहले। हर साल गवर्नमेंट, इकोसिस्टम, इंक्यूबेटर्स, प्राइवेट लोग बहुत मदद कर रहे हैं। तो अगर आप आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं, अपना कुछ करना चाहते हैं, तो इन स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कीजिए, और ये टैक्स बेनिफिट्स और बाकी सारे बेनिफिट्स का उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा अंकुर, विथ योर परमिशन, कि जैसे हमने बोला कि इसमें आपका अगर Hello? I think network issue. Ankur, I had one query. Please. It is saying that the turnover for the previous financial years has exceeded 25 crores. So are we talking about cumulative turnover, or we are talking about individual turnover? Individual turnover. So in any of the previous 5 financial years, 25 crore exceed नहीं किया जाना चाहिए. नहीं करना चाहिए. Okay. हाँ, सीखिए क्या आप कुछ क्लैरिफाई करें.
यस यस, आई वाज क्लैरिफाइंग दैट कि प्रोप्राइटरशिप अगर आपका कंपनी है तो स्टार्टअप इंडिया में एलिजिबल नहीं माना जाता, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। इसलिए जो टर्म है कि योर कंपनी हैज टू बी रजिस्टर्ड, अभी हम आगे कुछ स्लाइड्स में बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, योर Partnership. LLPs एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स, यस, बट डेफिनेटली नॉट प्रोप्राइटरशिप। अभी वो चूंकि प्रोप्राइटरशिप कई सारे कंप्लाइंसेस से बाहर होता है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ एक छोटा सा कंडीशन रखा है कि आपको प्रोप्राइटरशिप के अलावा कोई और रजिस्ट्रेशन करना चाहिए तो आप स्टार्टअप इंडिया में एलिजिबल है। नंबर 2, जो अंकुर ने बताया कि एक किराना का दुकान बाय द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप नहीं है, लेकिन उसमें छोटा सा एक ट्रिक है, वो ये है कि अगर आप समहाउ ये साबित करते हैं कि आपका आइडिया स्केलेबल है, जिस तरह से आप किराना की डिलीवरी करते हैं, जिस तरह से भी आपने उसमें एक इनोवेशन ऐसा लगाया कि आप उसको एक एक गली से बढ़ के, एक मोहल्ले से बढ़ के पूरे सिटी में या फिर आप स्टेट में या कंट्री वाइज आपका स्केलेबिलिटी का ऑप्शन है, तो आपको वो भी स्टार्टअप कंसीडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे फॉर्म्स रिजेक्ट भी होते हैं, क्योंकि अगर आपका आइडिया स्केलेबल नहीं लगा वहां जो जूरी को, तो आपको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप वो फॉर्म फिल करें तो स्केलेबिलिटी का पॉइंट बहुत ध्यान से उसको देखें कि या तो आइडिया आपका स्केलेबल हो या कई सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। तो ये 2 पॉइंट से जो मैं इस पे बात करना चाहता था बिफोर वी मूव टू दी next slide. Yeah, so I think this talks about the legal entity who all are the eligible for या startup India. Yeah. सो ये अगेन, इससे घबराइए मत, ये बहुत सिंपल है। ये कुछ गवर्नमेंट, ये एक एक्ट्स हैं, रूल्स हैं। उस एक्ट के अंदर, जैसे अभी सीके बता भी रहे थे, कंपनी एक्ट है। कंपनी एक्ट में जो भी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड अगर रजिस्टर होती है वो कंपनी एक्ट में होती है। पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप कंपनी है वो पार्टनरशिप एक्ट में होती है, और एलएलपी है। ये इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। ये एक एक्ट है जिसके अंडर आप कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। सो उसके बाद एक आपको स्टार्टअप इंडिया का बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट लेने के लिए एक सर्टिफिकेट लेना होता है। वो सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है वो एक बोर्ड देता है, डीआईपीपी, जो कि आज के डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जिसे हम डीआईपीपी बोलते हैं, वो ये स्टार्टअप इंडिया का जो इनिशिएटिव है वो वही रन करता है। तो उनका जेएस और डीएसटी का आपका रिप्रेजेंटेटिव, वो एक बोर्ड होता है, वो एक आपको सर्टिफिकेट इशू करता है। और बहुत सिंपल है। मैंने अपनी कंपनी के लिए, एक मेरी कंपनी है, उनके लिए मैंने अपना स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट किया। कुछ नहीं किया, स्टार्ट एज, जैसे सीके ने बताया, मैंने वो कंपनी लॉन्च की थी लास्ट जुलाई में, रजिस्टर की थी। अगस्त में मैंने कुछ 1 अगस्त को मैंने डीआईपीपी की वेबसाइट पे गया। वेबसाइट पे मैंने अपना, मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैंने रजिस्टर किया, उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट किए, पैन कार्ड, एमसीए, और एक फॉर्म था कि मेरी कंपनी क्या करती है, कैसे नए प्रोसेस हैं, कितना बड़ा स्केल हो सकता है, और अप्लाई कर दिया। और मुझे अभी भी याद है 14 अगस्त को हमारा डीआईपीपी से स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट आ गया ऑनलाइन, बिना कोई पैसे दिए हुए, बिना कोई झंझट के। अगर आपको सिंपल इंग्लिश और इन टर्म्स अगर समझ आते हैं, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एक पॉइंट अंकुर जो आपने मेंशन किया था बहुत अच्छा कि कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, जैसे जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है जिसका ऑलरेडी करोड़ों में टर्नओवर है, फिर भी वो स्टार्टअप इंडिया चाहता है। अब वो क्यों चाहता है? वो ये बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अंकुर ने बताया कि टैक्स बेनिफिट, आपको टैक्स नहीं देना है गवर्नमेंट को अगले 3 साल तक। जब तक आपका टर्नओवर 25 करोड़ नहीं होगा, आपको इनकम टैक्स से आपको बेनिफिट मिलता है, विच इज अ ह्यूज बेनिफिट। उस बेनिफिट का फायदा उठाने के लिए कई सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अपने रिलेटिव्स, उन्हें कोई नया वेंचर लॉन्च करना होता है, व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट, दे एक नया स्टार्टअप शुरू करते हैं और वो टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। तो आप लोगों को लिए भी, आपको लगता है कि हमारा तो छोटा सा स्टार्टअप है, रेवेन्यू इसमें अभी नहीं आएगा या फिर रेवेन्यू कुछ समय के बाद आएगा, डोंट थिंक दैट। हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए और डीआईपीपी सर्टिफिकेट लेने तक मत रुकिए। वो एक स्टेप आगे जाके आप आईएमबी, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से अपना टैक्स एग्जम्पशन का सर्टिफिकेट भी लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगले 30 साल तक आपको इनकम टैक्स से आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप 25 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस नहीं करते हो तो। इसीलिए ये आईएमबी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और आई थिंक अंकुर ने इसके बारे में ऑलरेडी हमें एक्सप्लेन किया है कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए, और जो एजेंसी आपका सर्टिफिकेट इशू करेगी वो है DIPP, विच इज नाउ चेंज टू DPIIT, जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको सर्टिफिकेट देगा। और प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप फर्म और पब्लिक लिमिटेड LLP और LLP विद LLP लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म, आप उस इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन के साथ जाएंगे तो आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कर सकते हैं। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंकुर, मैं चाहता हूं आप इस पर थोड़ा समय लेके भी बात करें कि आज भी हमारे पास अगर आप नंबर्स देखें, आई कैन टॉक अबाउट मध्य प्रदेश, आई कैन टॉक अबाउट छत्तीसगढ़, आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट महाराष्ट्र टू फेयर एक्सटेंट। यहाँ कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो स्टार्टअप इंडिया में आज भी रजिस्टर नहीं है। सो आई थिंक गवर्नमेंट काफी इसको जोरों शोरों से प्रमोट करती है। हमें भी बताना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को, या हमारे स्टूडेंट स्टार्टअप्स को, या हमारे अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को, कि व्हाई शुड दे रजिस्टर इन स्टार्टअप इंडिया पोर्टल, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सो आई रियली वांट यू टू एक्सप्लेन देम कि व्हाई शुड दे गो स्पेंड देयर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स एंड रजिस्टर देयर फर्म इन स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। या नहीं, सो सी, दो चीजें हैं, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक है टेंजिबल बेनिफिट्स, एक है लार्जर नॉन टेंजिबल एंड टेंजिबल बेनिफिट्स। टेंजिबल बेनिफिट्स का वो मतलब है जो कि मुझे अपने लिए इमीडिएटली चाहिए, ठीक है, उसकी बात मैं थोड़ी देर में करूंगा। जो अभी स्लाइड आप अपने उस पे देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो मैंने पहले भी बात किया कि आज हम रिलायंस की तरफ देखते हैं और सबको लगता है कि रिलायंस एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है, बट मानिए मेरी बात, आज से 40 साल पहले जब हम सबको एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड बोलना भी नहीं आता था, तब वो एंटरप्रेन्योर बना, ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया का बेनिफिट है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ाइए। गवर्नमेंट आपके साथ है। लोगों को ये मिथ है कि जो गवर्नमेंट है वो बड़े कॉर्पोरेट्स का साथ देती है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया, और मैं एक डिपार्टमेंट में, दिल्ली में एक डिपार्टमेंट बैठता है, वहां पे कम से कम आज के डेट में 300 से 400 अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट से आए हुए लोग उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। किस लिए काम कर रहे हैं? ताकि ओवरऑल इकोसिस्टम बढ़े। अगर देखिए, बहुत सिंपल है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप कहीं पे जॉब कर स्टार्ट करेंगे तो आप 25-30 हजार रुपए कमाएंगे, आपका घर चलेगा, आप खाना खाएंगे, एक साइकिल चलता है। अगर आप अपना काम कर सकते हैं, ये भी हो सकता है कि आप 10,000 कमाएं, ये भी हो सकता है कि आप 50,000 कमाएं, ये भी हो सकता है कि आप 60,000 कमाएं। तो उससे क्या होता है, एक साइकिल बढ़ता है, ठीक है। और जैसे जैसे अभी इसमें अगर सेकंड लाइन देखिए, मैं उससे कंपेयर करना चाहता हूं कि वो बूस्टअप बैंकिंग सेक्टर और फिनेंस है। पैसा अगर रोटेट होगा तभी साइकिल बढ़ता है। जब अगर आप 50,000 कमाएंगे, आप अपने साथ एक और इंप्लॉय रखेंगे, उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। अगर आप 50,000 कमा रहे हैं, आप अब अपने घर, बहुत छोटी छोटी चीजें जो लोगों को रियलाइज नहीं होती है कि आप कैसे कंट्री के प्रोग्रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप एक बड़ा ऑफिस ले लेंगे, बड़ा ऑफिस लेंगे तो आप 2 AC लगा लेंगे। अब आप समझिए, आपने एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट करके एक AC की कंपनी को भी फायदा कराया, एक रियल एस्टेट की कंपनी को भी फायदा कराया, ठीक है। और ये जो मैं बात कर रहा था, एक ब्रॉडर नॉन टेंजिबल बेनिफिट्स की। दूसरा ये क्या है कि आज की डेट में हमारी कंट्री में, और कोई गलत नहीं है, एक रिचुअल्स है, कल्चर बना आ रहा है, बट 30 to 40% जो हमारी वर्कफोर्स है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं करती, जो कि ये वुमन, जो कि गर्ल्स हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो जो नीचे का दबका है, जो कि लेबर वाला है, वहां पे करती है क्योंकि वहां पे मजबूरी है, उनको घर चलाना है। लेकिन जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की फैमिलीज में है, बट आपको जो गवर्नमेंट वो पूरा प्रमोट कर रही है, ठीक है। और देन जो बहुत सारी पिछड़ी जाति के लोग होते हैं, जो कि बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया है, क्योंकि वो रह गए पीछे बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। आज गवर्नमेंट उनको एक प्लेटफॉर्म देती है कि यार आप घबराओ मत, के इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का, एक अच्छी हाई क्लास फैमिली से आया हुआ, वो आपसे आगे निकल सकता है। लेकिन अगर आप में काबिलियत है, और अगर आपको वो नहीं मिल पाया पिछले 20-25 साल एजुकेशन में, हम फिर भी आपको सपोर्ट करेंगे। और ऐसे मैंने जैसे नीचे लिखा हुआ, जैसे हमारा हॉस्टल फंड का भी जो विजन है वो बिल्कुल सेम यही है। मतलब मैं इंग्लिश में वो लाइन करूंगा, दैट आवर विजन इज टू मेक श्योर दैट एवरी स्टूडेंट कंसीडर एंटरप्रेन्योरशिप एज अ फर्स्ट करियर चॉइस। हम तब अपने आप को सक्सेसफुल कहेंगे कि यार आप पहले जॉब करो, नहीं हो पाते हो, नौकरी तो मिल ही जाएगी यार। ये एक
नॉन टेंजिबल बेनिफिट है. टेंजिबल बेनिफिट आगे की स्लाइड्स में बात कर सकते हैं. सीके अगर कुछ और ऐड. Yeah, I mean, I would just like to add couple of things here. एक तो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में रजिस्टर करते से आपको विजिबिलिटी मिलती है. स्टार्टअप इंडिया पोर्टल आज अगर हम आज की डेट में बात करें, कई हजार स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं, कई हजार मेंटोर्स रजिस्टर्ड हैं, कई हजार तो नहीं बट कई सौ इंक्यूबेशन सेंटर्स रजिस्टर्ड हैं, कई सौ इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड हैं. अगर आप स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में एक्टिव हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विजिबिलिटी बहुत हाई मिलता है. सेकेंड ऑफ ऑल जो बेनिफिट्स हैं, विल टॉक अबाउट द बेनिफिट्स मे बी इन द अदर स्लाइड्स ऑल्सो, कि आपके इसके बेनिफिट्स क्या हैं. तो आपको लोन का बेनिफिट हो, इंक्यूबेशन सपोर्ट का बेनिफिट हो, मेंटरशिप चाहिए हो, टैक्स बेनिफिट चाहिए हो, आपको आईपीआर अप्लाई करना है, आईपीआर में आपको 50% रिबेट का हो, ये सारी चीजें आपको तभी मिलेगी जब आप स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में रजिस्टर्ड होंगे. मींस एक तो आपको विजिबिलिटी मिलनी है, सेकंड जो अंकुर ने बताया कि आपको जो इंटेंजिबल टेंजिबल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, प्लस आप इन स्कीम से आपको इन स्कीम्स की जानकारी मिलेगी. फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूं, अगर आप किसी प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर में जाते हो या गवर्नमेंट में भी जाते हो फॉर दैट मैटर, आपसे गवर्नमेंट में कोई कुछ इंक्यूबेशन सेंटर चार्ज करते हैं कि आपको बैठने का पर सीट हमें 4,000 रुपए देना पड़ेगा. अगर आप स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड हैं और अगर आपने अपनी नोडल एजेंसी से परमिशन ले रखी है, आपको 8,000 रुपए पर मंथ पर सीट आपको गवर्नमेंट देता है. कि अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हैं तो आप एमएसएमई, हर स्टेट की अपनी अलग पॉलिसी है, आप जाके उनसे अवेल कीजिए. तो ये सारे बेनिफिट्स आपको तब मिलेंगे जब आप स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में जाइए. एंड द लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, नेटवर्किंग. व्हेन यू गो कि आपका एक एआई सेक्टर का स्टार्टअप है और जब आप उस स्टार्टअप को जाके देखते हैं तो आपको आपके जैसे कई सारे स्टार्टअप्स और दिखते हैं. वहां पे आपको लगे कि ऐसे 10 स्टार्टअप्स और हैं जिनसे आप नेटवर्क कर सकते हैं, कुछ आप लर्निंग शेयर कर सकते हैं, कुछ आप रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, अगर आप कुछ मेंटर्स भी शेयर कर सकते हैं. सो एंड इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट थिंग. अगर आपको दिन में 10 मिनट या 15 मिनट भी रजिस्ट्रेशन के बाद उस पोर्टल में आप बिताते हैं, इट्स अ ग्रेट पोर्टल एंड आई थिंक यू ऑल शुड एटलीस्ट ट्राई इट वंस. So yeah, registration के लिए I think this page talks about how do we register. अंकुर, so I think it's a very simple step. आपको सिर्फ स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल में जाना है. कोई डाउट होगा तो आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल. कोई डाउट होगा तो आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको रिप्लाई करेंगे. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम जाता है, जैसे आई थिंक कुछ क्वेश्चन से दैट विल टेक कि कितने चार्जेस हैं या क्या है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, आई थिंक आवर मेंटर्स, आवर टीम including me, we all will help you. It's all free of cost. आप startup.pathshala@gmail.com पे हमसे कांटेक्ट करेंगे. We will help you to get this certificate, get these benefits. तो रजिस्ट्रेशन आई थिंक इट्स वेरी सिंपल. अंकुर, कुछ क्वेश्चन थे जो मैं चाहता हूँ आप लें इससे पहले कि हम अगले स्लाइड में जाएं. एक तो किराना का जो आपने एग्जांपल दिया कि बाय डेफिनेशन वो स्टार्टअप इंडिया में नहीं आता. तो एक किसी का कहना है कि उन्होंने किराने की शॉप खोली है और वो लोगों को घर घर जाके वो व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेते हैं और घर घर जाके लोगों को डिलीवर करते हैं. क्या ये स्टार्टअप इंडिया की डेफिनेशन में आएंगे? क्या इनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा? सो ये बहुत आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. अगर अभी आपने स्टार्टअप इंडिया की डेफिनेशन देखी होगी, उसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई प्रोसेस चेंज हो रहा है, आप टेक्नोलॉजी का यूज करके एक प्रोसेस को एनहांस कर रहे हैं, और जो आप इस केस में कर रहे हैं, व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप एक टेक्नोलॉजी, एक कम्युनिकेशन टूल है. आप उससे उसका यूज कर रहे हैं, और आप करंट प्रोसेस क्या है? करंट प्रोसेस में कस्टमर आपकी दुकान में आता है या आपको फोन करता है और आप डिलीवर करते हैं. आप उसका यूज कर रहे हैं और आप उससे बता सकते हैं कि हाँ, हम स्केल कर सकते हैं. क्योंकि जब आपको व्हाट्सएप पे ऑर्डर आएंगे तो आपको, जैसे अभी सीके थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे, आपका रेडियस, जो सर्विसेबल रेडियस होता है, वो बढ़ जाता है. जब वो बढ़ जाता है तो आप उसको स्टार्टअप इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि अब हम आपको बताएं कि अब जैसे मान लीजिए आपने जोमेटो और स्विगी का नाम सुना होगा, वो एक एप्लीकेशन यूज करके ही डिलीवरी कर रहे हैं ना. है तो वो क्या कर रहे हैं? खाना ही डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन क्या यूज कर रहे हैं? एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं. तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. राइट. और कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, जैसे कि आई एम नॉट टू क्लियर विद दिस क्वेश्चन. लोगों ने 2-3 बार पूछा है पर्सनल कंसल्टेंट और फीस. तो आई थिंक डोंट गेट बॉक्ड डाउन विद दीज थिंग्स कि एक पर्सनल कंसल्टेंट आप हायर करें सिर्फ इन चीजों के लिए. डेफिनेटली नॉट रिक्वायर्ड. देयर आर सो मेनी मेंटर्स आउट देयर, प्रोफेसर्स आउट देयर, एक्सपर्ट्स आउट देयर. दे वांट टू हेल्प यू आउट पीपल फॉर फ्री. वो कोई चार्ज भी नहीं करते हैं. तो डोंट
डोंट थिंक कि आपको कंसल्टेंट हायर करना है या फिर कंसल्टिंग एजेंसी के पास जाना है। कुछ लोगों का अभी भी पूछना है कि कितना कॉस्ट इसमें लगता है। आई थिंक अंकुर ने भी रिपीट किया, मैंने भी बोला, देयर इज नो कॉस्ट। एक सिंगल पैसा भी आपको नहीं खर्च करना पड़ता है स्टार्टअप इंडिया के सर्टिफिकेट को लेने के लिए। ऑल यू नीड इज नंबर वन अ रजिस्टर्ड कंपनी विच शुड नॉट बी अ proprietorship. नंबर टू अ वेबसाइट। अ वेबसाइट इज अ मस्ट। हाँ, आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता है, आप एक वेबसाइट बनवा सकते हैं। डोंट आउटसोर्स, काफी सिंपल है वेबसाइट, आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं, बट डोंट स्पेंड टू मच ऑन योर वेबसाइट कि आपको वेबसाइट के लिए आपने 1-2 लाख रुपए अगर खर्च कर दिए, विच इज नॉट अ ग्रेट डील। तो आप एक वेबसाइट बनाइए, और जैसा अंकुर ने मेंशन किया, आपको इंग्लिश थोड़ा सा उसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखिए। इट्स आयरनी कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करना है, फिर भी हमें उसे इंग्लिश में करना है, बट दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ सब्जेक्ट फॉर आवर डिबेट। हमें उसको इंग्लिश में सिर्फ इतना बताना है कि हमारा आइडिया कैसे स्केलेबल है। जैसे किसी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि वो घर घर जाके व्हाट्सएप के थ्रू डिलीवर करते हैं। इट्स अ स्केलेबल आइडिया। आपको जो व्हाट्सएप का बच्चा, अगर आप इंदौर का एग्जांपल या मुंबई का एग्जांपल है, तो अंधेरी से भी आप उसको ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हो, वाशी से भी कर सकते हो, आप उसको पनवेल से भी कर सकते हो। आपका आइडिया और डेफिनेटली स्केलेबल हो गया कि आप सिर्फ अंधेरी एक रीजन तक सीमित नहीं हो। इनफैक्ट आप कल को कुछ आपने और ऑर्डर्स इंक्रीज किए, कुछ स्पेशल मुंबई वड़ा पाव आपको पुणे भी भेजना है, आप व्हाट्सएप से वो भी करा सकते हो। तो आइडिया डेफिनेटली स्केलेबल है, बट यू नीड टू टेल द स्टोरी प्रॉपर्ली। कई बार होता है क्या कि हम बहुत अच्छा प्रोडक्ट तो हमारा है, बट आपने उतना अच्छा अगर वेबसाइट में नहीं लिखा तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो ऑल यू नीड इज रजिस्टर्ड कंपनी, अ वेबसाइट एंड अ स्मॉल स्टोरी कि आपका आइडिया कैसे स्केलेबल है। ये 3 चीजें आपके पास हैं तो आपको स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, आई वुड सजेस्ट डोंट रीच आउट टू any consultant, reach out to incubation centers, reach out to experts, mentors. कहीं से कोई हेल्प ना मिले, reach out to us, we all will help you for free. All right, Ankur, just one more question. और Yeah, sorry. मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा सीखे, अभी जो आपने बोला, देखो यार, एक सिंपल है, आप इस टूल पे लॉग इन कर पाए हो, आप हमारी बात समझ पा रहे हो, मैं ये मान के चलूंगा कि एक लेवल से आप ऊपर हो, और वो लेवल में आप गूगल में सर्च कर सकते हो। मतलब मैं ये बेंचमार्क कर रहा हूँ कि आपको गूगल पे सर्च करना आता है, तो किसी के झांसे में पढ़ने से पहले गूगल पे सर्च कर लेना, 10-15 मिनट बिताओ गूगल पे, बहुत सी जानकारी अवेलेबल है आज की डेट में, उसको यूज करो। जो अभी सीके बता भी देते कि टेंजिबल बेनिफिट्स वो आपको वहां मिल जाएंगे सारे के सारे, पढ़िए। उसके बाद आपको लगता है फिर आप किसी अपने दोस्त, मेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर पे, और ये और आप, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जो जो हम पढ़ते आए हैं और समझते आए हैं ना, कि सरकार पे आप जाओ वो पुराने जमाने की होगी, रिप्लाई नहीं आएगा, मेल का वो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। और सी प्लीज, मैं कोई गवर्नमेंट से नहीं हूं, मैं प्राइवेट सिटीजन हूं, लेकिन मैं वो बेनिफिट्स यूज कर पा रहा हूं। आप मेल कीजिए, आपको रिप्लाई आता है। तो अगर गवर्नमेंट फ्री करवा रही है तो प्लीज यूज कीजिए। तकरीबन गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हमेशा फ्री होते हैं, ये ध्यान रखिए चलिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। किसी को ट्राई करना हो तो वेबसाइट सामने लिखा हुआ है dipp-startups@nic.in। आप आज मेल कीजिए, मोस्ट लाइकली विद इन 2 वर्किंग डेज यू विल हैव अ रिप्लाई ऑफ योर क्वेरी। आपको DIPP खुद बता देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अंकुर, एक क्वेश्चन है लोगों का कि IMB से कैसे कांटेक्ट किया जाए टैक्स बेनिफिट लेने के लिए, और इनका MSME रजिस्ट्रेशन है और ये चाहते हैं कि स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन MSME से होने के बाद कैसे मिलेगा। तो आई थिंक दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अंकुर ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। आप जैसे ही DIPP सर्टिफिकेट, अब वो DPIIT हो गया है, हालांकि सर्टिफिकेट में आज भी DIPP लिखा आता है। DPIIT सर्टिफिकेट जैसे ही आपको मिलता है, आपको वहां पे एक ऑप्शन आता है कि आपको टैक्स बेनिफिट के लिए अप्लाई कीजिए। एक छोटा सा फॉर्म होता है, आपको फॉर्म को फिल करना है, आपको ये बताना, अगेन दोस 2 पॉइंट्स, कि क्या आपका आइडिया फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। नंबर 2, क्या आपका आइडिया स्केलेबल है, आप उसको फिल कीजिए। आपको एक हर महीने की 26 तारीख को IMB की बैठक होती है, वो बैठक में स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करते हैं। नॉट एवरीबडी, आई रिपीट, नॉट एवरीबडी विल गेट स्टार्टअप IMB का टैक्स बेनिफिट, लेकिन अगर आपने अच्छे से बताया कि आपका आइडिया स्केलेबल है और आगे चल के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, तो आपको IMB से टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। आई थिंक वन मोर क्वेश्चन वाज अबाउट MSME। तो यस, MSME के लिए अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, हालांकि देयर इज नो डायरेक्ट लिंकेज बिटवीन MSME एंड स्टार्टअप इंडिया, लेकिन बहुत सारे स्टेट में जो MSME आपका होता है वो नोडल एजेंसी होते हैं। मध्य प्रदेश की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें,
तो मध्य प्रदेश में जो हमारा एमएसएमई डिपार्टमेंट है वो नोडल एजेंसी है स्टार्टअप इंडिया का। तो आप एमएसएमई के थ्रू भी जा सकते हैं, प्रोसीजर वही है, या आप इंडिपेंडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एमएसएमई सर्टिफिकेट लेकिन अलग है, स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट अलग है। Yeah, I think we can move to the next slide and then we'll take questions if required. Sure. Yeah, I think this is the last slide जिसके बारे में आप बात कर चुके हो, फिर भी एक बार ब्रीफ कर दे। इसमें एक पॉइंट है अंकुर कि इसमें चूंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट में भी लिखा है कि आपको एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है इंक्यूबेशन सेंटर से या कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस से स्टार्टअप इंडिया के सर्टिफिकेट के लिए। इस पे आपका क्या व्यू है? मुझे ऐसा लगता है कि वो रिकमेंडेशन लेटर ऑप्शनल है, क्योंकि हमने जितने स्टार्टअप्स को दिलाया है हमने किसी को रिकमेंडेशन नहीं दिया। हम दे सकते थे हमारे इंक्यूबेशन सेंटर से या किसी भी कॉलेजेस से, बट उसके बिना भी हो जाता है, लेकिन वो एक रिकमेंडेशन है, वो रिकमेंडेशन लेटर भी रिकमेंडेशन है। आपका इस पे कुछ एक्सपीरियंस हो तो शेयर कीजिए हमको। नहीं, बिल्कुल सही। मैं जैसे आप कह रहे हो, मैंने जब अपना जो मेरा एक स्टार्टअप है उसको जब अप्लाई किया तो मैंने कोई रिकमेंडेशन लेटर नहीं दिया। तो सी, ये जितने भी चीजें, ये आपका केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है कि अगर आपके पास ये रजिस्ट्रेशन, ये सपोर्ट डॉक्यूमेंट है या रिकमेंडेशन लेटर है तो एक मदद मिल जाती है। लेकिन बहुत बारी ऐसा हो सकता है कि आपके स्टार्टअप में, आपके आइडिया में खुद ही में इतना दम है कि आपको कोई रिकमेंडेशन लेटर की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से ऑप्शनल ही है, और एटलीस्ट मैंने जो अपना खुद बेनिफिट यूज किया तो मैंने कोई लेटर अटैच नहीं किया। ठीक है, आई थिंक मिस्टर पांडे का एक और क्वेश्चन है, विल टेक दैट बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, कि क्या कंपनी रजिस्ट्रेशन पहले करना चाहिए स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए? यस, इट्स अ प्री रिक्विजिट। तो आपको चूंकि आपको कंपनी के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जमा करने पड़ेंगे स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल में, तो यस, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एक्सेप्ट प्रोप्राइटरशिप, बाकी सारे लीगल एंटिटीज एक्सेप्टेड हैं, वो आप कराइए, अपना वेबसाइट बनाइए, अपना स्टोरी लाइन बनाइए, और उसके बाद आप स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल में अप्लाई कीजिए। Yeah, I think we are good to go to the next slide. Yeah, we can briefly tell them about what is proprietorship or a private limited partnership. Yeah. तो देखिए, ये मतलब ये डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिसमें आप कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप वो होती है जो सिंगल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर। जैसे हम आजू बाजू अपनी बात देखते होंगे, जैसे अभी हमने किराने वाली दुकान की बात की, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो प्रोप्राइटरशिप में ही उसने अपने आप को रजिस्टर किया होगा। हमारे मान लो अगर पेरेंट्स या ब्रदर्स जिनकी अपनी अपनी छोटी छोटी काम है, वो प्रोप्राइटरशिप होते हैं, क्योंकि ये इजी फॉर्म होता है रजिस्टर करने के लिए और बहुत कम खर्चा आता है। आप अपने आप को एसएमई भी, स्टार्टअप वर्ड तो अभी आया है, पहले तो एमएसएमई हुआ करता था, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, तो वो तब से वो चलता आ रहा है, तो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, और इसमें सबसे अच्छा क्या होता है कि आपको अलग से पैन कार्ड वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। आपका जो पर्सनल पैन कार्ड होता है वो ही प्रोप्राइटरशिप में यूज किया जाता है। और बाकी जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे इसमें लास्ट लाइन लिखी है, जो क्योंकि देखिए जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती जाती है तो आपको बहुत सारे कंप्लाइंस, जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, और फॉलो करने के साथ उनको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। अभी इनफैक्ट मैं दो चीजें अभी इसमें एक साथ जोड़ रहा हूँ सीखे। अभी एक क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा कि जिसमें किसी ने, दो तीन लोगों ने पूछा कि आप अभी टेंजिबल बेनिफिट्स की बात कर रहे हो, वो क्या होते हैं टेंजिबल बेनिफिट्स, और मैं वो यहाँ पे जोड़ता भी हूँ कि जैसे टेंजिबल बेनिफिट्स, जैसे अभी तक एक टेंजिबल बेनिफिट स्टार्टअप इंडिया में अप्लाई करने का जो अभी तक हम बताते आ रहे हैं कि अगर 25 करोड़ से कम का आपका रेवेन्यू है तो 3 साल तक आपको टैक्स नहीं देना है। ठीक है, सेकंड टेंजिबल बेनिफिट जो मुझे याद है कि क्या होता है कि बहुत सारे लेबर लॉज और इन्वायरमेंट लॉज होते हैं। अगर आप उस इंडस्ट्री में हैं जहां पे आपको लेबर लॉ के सर्टिफिकेट लेने होते हैं, तो अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर हैं तो आप सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं। तो उससे क्या हो गया कि आपकी कुछ लॉज आप सेल्फ सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने खुद लिख दिया कि हाँ ये लॉ से मैं अबाइड करता हूं, और गवर्नमेंट अगेन आप पे विश्वास करके वो प्रूव कर देती है। लेकिन अगर आप पकड़े गए और आप वो डिफाई कर रहे हैं तो फाइन भी लगता है। तो ऐसा नहीं है कि उसका फायदा उठाया जाए, ये टेंजिबल बेनिफिट है। तो और इसमें जो मैंने कंप्लायंस की बात की, तो प्राइवेट लिमिटेड में ये जैसे लॉज हैं, मंथली आपको मान लो जीएसटी की फाइलिंग करनी होती है, वो प्रोप्राइटरशिप जैसी चीजों में नहीं होता। तो उसके बाद सेकंड अभी हम प्राइवेट लिमिटेड में है। प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसमें आप 2 डायरेक्टर रख सकते हैं,
शेयर होल्डर्स 200 हो सकते हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड फर्म मेरे हिसाब से तब कीजिए जब आप बिल्कुल श्योर हैं कि आपको ये आगे लेके जाना है, या क्योंकि इसमें ये एक तरह से कमिटमेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको गवर्नमेंट के रूल्स कुछ फॉलो करने पड़ेंगे, आपको हर साल रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपको पैन कार्ड चाहिए होगा, जीएसटी चाहिए होगा, तो वो सब तब कीजिए प्राइवेट लिमिटेड जब आप बिल्कुल श्योर हैं। अदरवाइज आप पार्टनरशिप और एलएलपी भी कर सकते हैं, जो कि दूसरी फॉर्म्स होती हैं। पार्टनरशिप और एलएलपी और प्राइवेट में, इन सब में आपको 2 लोग चाहिए होते हैं, लेकिन कंप्लायंस के अलग फर्क होते हैं। मेन फर्क, जैसे सबसे मेन फर्क प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी में ऐसा होता है कि आप प्राइवेट लिमिटेड में आप बाहर से पैसा उठा सकते हैं। मान लीजिए आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया, जो फंडिंग हम सुनते हैं वर्ल्ड फंडिंग, वो जो कंपनीज होती हैं वो प्राइवेट लिमिटेड में फंड करती हैं, वो प्रोप्राइटरशिप में फंडिंग नहीं कर सकती, वो एलएलपी में फंडिंग नहीं कर सकती। तो सबसे मेन रीजन आपको लगता है कि जैसे अभी कि आपका आइडिया इतना बड़ा है कि आगे जाके आप फंडिंग लेने वाले हैं, या आप अपने दोस्तों को या अपने मेंटर्स को बोलना चाहते हैं कि जी आप मेरी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाइए, हम आपको शेयर देंगे, वो प्राइवेट लिमिटेड में ही पॉसिबल होता है। सबसे मेन डिफरेंस ये है, अदर देन द वेरियस। अंकुर, why I jumped from all these LLP और उनसे बच के मैं सीधे इस क्वेश्चन पे आज, काफी सारे लोगों का क्वेश्चन है कि इतने सारे ऑप्शन है, हमें किस पे जाना चाहिए। कॉस्ट की भी बात है और एनजीओ की भी बात है, और आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस एमएसएमई को लेके हैं। तो एक उसमें से मैं लेना चाहूंगा कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन क्यों कराएं। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, हमने उद्योग नंबर लिया और क्या वो सफिशिएंट है? तो एमएसएमई पे हम अभी आएंगे थोड़ी देर से, बट एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको लोन में। लोन आपको वैसे भी मिल सकता है, लेकिन अगर आप एमएसएमई से रजिस्टर्ड हैं तो आपको लोन में जो आपको इंटरेस्ट रेट पे आपको जो छूट मिलती है, विच इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको 3% का 2% का छूट भी मिलता है, मार्केट रेट अगर आपका 8.5 है और वो आपको 6.5 में मिल रहा है, विच इज अ ह्यूज बेनिफिट। तो आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो, और कई सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स निकलती हैं, वो स्कीम्स तभी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपका है। और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, यस देयर आर कंसल्टेंट्स जो आपसे चार्ज करते हैं, बट दैट इज वेरी नॉमिनल। व्हाट आई नो इज 500 रुपए में आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो वो एक आपका एमएसएमई का क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेकंड, जो काफी लोगों का क्वेश्चन है कि हम कौन सा स्टार्टअप का फॉर्म रजिस्टर करें, तो आई थिंक दिस स्लाइड्स आंसर्स इट। अंकुर ने भी आंसर उसको किया है कि आपको ये हमने ये 5 पैरामीटर्स रखे हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट, आपके पास जेब में कितना पैसा, हमने पिछले 6 दिनों में बात की है, सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अर्ली स्टेज के स्टार्टअप है, आपके पास बूटस्ट्रैप करके आपने थोड़ा सा फंड इकट्ठा किया, इट कुड बी 20,000, इट कुड बी 50,000, इट कुड बी 1 लाख रुपए, तो आप कितना उसमें से रजिस्ट्रेशन में खर्च कर सकते हैं। अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड खोलनी है तो कम से कम आपके पास अगर दिन नहीं है, आपको 18,000 रुपए लग जाएंगे उसमें। तो आपके पास अगर 18,000 खर्च कर सकते हो तो आप प्राइवेट लिमिटेड में खोलिए। आपको एलएलपी में जाना है तो आपको 7,000 में खुल जाएगा। तो फर्स्ट इज कॉस्ट, कितना आप खर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसका कॉस्ट ज्यादा है और कंप्लायंस ज्यादा है, तो आपको वो देखना पड़ेगा। सेकंड, आपका स्टार्टअप स्टेज, आप किस स्टेज के हैं। अगर आपने सिर्फ एक आइडिया सोचा है, उसको वैलिडेट नहीं किया है, तो इनमें से कुछ भी मत कीजिए। सारा कुछ रोक के अपने स्टार्टअप, जो हमने कल डिस्कस किया था, हमने परसों भी डिस्कस किया था, अपने स्टार्टअप को वैलिडेट कीजिए, आइडिया को। अगर आइडिया वैलिडेट ही नहीं होगा तो फिर रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब नहीं है। अंकुर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, फंडिंग। फंडिंग, आप अगर आप प्रोप्राइटरशिप है तो आपको फंडिंग मिलेगा ही नहीं। आपको फंडिंग के लिए प्राइवेट लिमिटेड होना मस्ट है। हम फंडिंग का चैप्टर, हमारा कल फंडिंग पे बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है जिसपे हम बात करेंगे रोहित से, सरदाना से, कि किस तरह से हम स्टार्टअप के फंडिंग के क्या स्ट्रेटेजीज हैं। तो फंडिंग में अगर आपको चाहिए तो प्राइवेट लिमिटेड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको स्टेक होल्डर बनते हैं। तो स्टेक आपके तभी बनेंगे जब आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो आपको फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान क्या है, कंप्लायंस कंसिडरेशन, आपको मंथली कंप्लायंस रहेंगे, और लास्ट है फंडिंग का जो हमने बात किया। वन लास्ट पॉइंट अंकुर, जीएसटी के बारे में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कि जीएसटी लोग क्या करते हैं, क्योंकि आप सीएस के पास जाते हैं, सीएस को जीएसटी का कमीशन भी मिलता है, उनके भी कुछ टारगेट्स होते हैं। सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर दिलाते हैं, आपने कंपनी खोली, नेक्स्ट डे आपको बोलते हैं आप जीएसटी नंबर लीजिए, आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं, बोलते हैं कोई हार्म नहीं है। हमारा सजेशन आपको ये कि आप जीएसटी नंबर तब लीजिए जब उसकी आवश्यकता हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बोलते हैं कि आपको 20 लाख तक का टर्नओवर अगर है, तो 20 से कम है तो आप जीएसटी नंबर मत लीजिए। अगर आपने एक बार जीएसटी नंबर ले लिया तो फिर आप मंथली कंप्लायंस के लिए बाध्य हैं। आपको मंथली, क्वार्टरली, एनुअली कंप्लायंस करना ही करना है, और जो भी आप सर्विसेज देंगे उसको, जो भी जिस लैब में आप आएंगे,
5%, 12%, 18%, 28% आपको करना ही करना पड़ेगा। तो हमारा रिकमेंडेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इंडोर्स करती है कि आप प्लीज अगर 20 लाख से कम का टर्नओवर है, डोंट गो फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। एक बार वो हो जाए उसके बाद आप जीएसटी के लिए अप्लाई करें। या अंकुर, तो आप इसमें अगर उनको सम अप करना चाहें कि उनको चॉइस वो क्या कौन से फॉर्म में जाएं स्टार्टअप खोलने के लिए, किस फॉर्म को चूज करें? सो आई थिंक एक इनफैक्ट अभी एक लास्ट क्वेश्चन भी है और मैं वहां से ही उठाऊंगा, और सीके ने भी वो पॉइंट टच किया कि स्टार्टअप चॉइस देखिए बहुत सिंपल है। आप स्टार्टअप आपकी क्या करती है, किस स्टेज में है और कहाँ जा सकती है, ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। और वो मैं क्वेश्चन भी लेना चाहूंगा कि वैलिडेट कैसे करें आइडिया को। मैं कहूंगा कि यार अब जैसे अभी आपको बताया गया कि अगर आपका इतना रेवेन्यू नहीं है तो आपको बहुत सारे रूल्स नहीं करने हैं, मतलब कंप्लायंस अभी जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट नहीं कहती है, गवर्नमेंट भी कहती है कि भैया आप जाके पहले वैलिडेट करो। अब लोगों ने पूछा कि हम वैलिडेट कैसे करें। बहुत सिंपल रूल होता है आपको अपने आइडिया वैलिडेट करने का। वो रूल है कि क्या आप अपने आइडिया और प्रोडक्ट का एक पेड कस्टमर ला सकते हैं, बस दैट्स द रूल बुक। वो अगर आपका आइडिया और प्रोडक्ट खरीदने के लिए कोई खड़ा है तो आप समझिए आइडिया वैलिडेटेड है। क्या प्राइस पॉइंट है वो बात की बात आ जाती है कि 2 रुपए में, कि 10 रुपए में, कि 2000 रुपए में, वो सेकंड लेवल है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि मैं आपके घर में सब्जी पहुंचा दूंगा तो आप मुझे क्या पैसे देंगे, वो कहेंगे यार क्यों दूं, मेरे पास तो ऑलरेडी 10 लोग हैं। ठीक है, अगर अब आप जाके रजिस्टर कर देंगे कंपनी, वो सारा वेस्ट है। तो पहले फोकस कीजिए अपने स्टार्टअप आइडिया पे, वैलिडेट कीजिए, एक आधा कस्टमर लाइए और साथ साथ आप कंपनी में रजिस्टर कीजिए। अगेन अगर आपको लगता है कि आप अगले 1, 2, 3 सालों में फंडिंग लाएंगे, एक्सटर्नल फंडिंग अदर देन योर ब्लड रिलेशन फंडिंग के अलावा अगर आप कोई फंडिंग लाते हैं या लाएंगे, तब आप प्राइवेट लिमिटेड कर लीजिए, नहीं तो एलएलपी और पार्टनरशिप में कर लीजिए। ठीक है, पार्टनरशिप और एलएलपी में ज्यादा लायबिलिटी का फर्क होता है कि कल को कंपनी बंद हो गई तो किसके ऊपर लायबिलिटी आती है और कितनी लायबिलिटी आती है। बट वो बहुत डिटेल डिस्कशन है जिसका हम बाद में, वो एक लीगल डिस्कशन हो सकता है। आज की डेट में इसको सिंपल रखते हैं, आइडिया वैलिडेट कीजिए, ये कंपनी रजिस्टर कीजिए। और आपने बताया अगर आपका आइडिया जनरेट ही 5,000 रुपए महीने का रेवेन्यू करता है तो प्राइवेट लिमिटेड तो करने का मतलब ही नहीं है ना। तो अंकुर, जो लोगों का क्वेश्चन है आइडिया वैलिडेशन के लिए, आई वुड सजेस्ट कि हमने कल का सेशन और परसों का सेशन में काफी बात किया आइडिया वैलिडेशन को। हमने एग्जांपल्स भी लिया, हमने जयपुर का एग्जांपल लिया, हमने और भी कई सारी कंपनीज का एग्जांपल लिया, हमने एमवीपी को बहुत डिटेल में बताया है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को। आप प्लीज आप यूट्यूब में देख सकते हैं, और आप फिर भी कोई डाउट होगा प्लीज हमारे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए। सेकंड 2 क्वेश्चन अंकुर हम और लेंगे। आई थिंक हमें आज सेशन थोड़ा जल्दी खत्म करके काफी लोगों के योर स्टोरी को लेके आपसे क्वेश्चंस हैं, मैं वो भी उस पे आप आई जस्ट वांट अबाउट 4 मिनट्स टाइम फॉर दैट। तो जो क्वेश्चन एक आई थिंक वो था नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट में लेके जाना, ये काफी ट्रिकी चीज है, ऐसा करना अलाउड नहीं है इंडिया में। तो अगर आपको लगता है कि आपने एक नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस खोला था, अब उसमें प्रॉफिट आने लगा है, अब आपको उसको प्राइवेट लिमिटेड लेके जाना है, दिस इज नॉट लीगल। ये तरीका ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड नहीं करता है, कोई भी लॉ कोई भी इसको ना सपोर्ट करता है ना प्रमोट करता है, तो ये चीज आप नहीं कर सकते हैं। यस, अगर आप सोशल कॉज के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप सोशल एंटरप्रेन्योर बनिए जिसमें आपको प्रॉफिट भी कमाना है विद अ सोशल कॉज, बट दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एनजीओ। आपको नॉन फॉर प्रॉफिट वो नहीं है। अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट मनी, प्रॉफिट एंड बिजनेस। वो हमारा सोशल कॉज के लिए हो सकता है, बट अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो वो डेफिनेटली स्टार्टअप नहीं है। एंड आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन जो था कि अभी भी कौन सा कैटेगरी में ले, स्टूडेंट स्टार्टअप किस कैटेगरी में रजिस्टर करे? स्टूडेंट स्टार्टअप सबसे पहले आइडिया जाके वैलिडेट करे। अगर आइडिया वैलिडेटेड है और आपको लगता है कि नहीं, जो अंकुर ने फंडिंग का पॉइंट बड़े अच्छे से उठाया 2-3 बार, आपको लगता है कि एक्सटर्नल फंडिंग मुझे बहुत जल्दी मिल सकती है, आप इन्वेस्टर से आपने बात करना शुरू किया है, तो आप प्राइवेट लिमिटेड में जाइए, या आपके अगर 4-5 पार्टनर्स हैं आप एलएलपी पे भी जा सकते हैं। आई थिंक we can talk about MSME for a while, then we'll take few questions, and then I want your 5 minutes time for your story specific questions.
श्योर श्योर श्योर. Okay, So so MSME, yeah, please MSME के बारे में आप थोड़ा बताएं. तो एमएसएमई जैसे डेफिनेशन है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. क्या है, आप इसको बहुत सिंपल समझिए. सर्विस इंडस्ट्री जो कंप्यूटर पे बैठ के की हुई इंडस्ट्री है वो अभी शुरू हुई है. उससे पहले हाथों से की हुआ वो इंडस्ट्री था, वो एक जैसे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम है, उसको एमएसएमई में किया गया और उनको बहुत उन्होंने क्लासिफाई किया और फिर सर्विस इंडस्ट्री भी उसमें ऐड कर दिया गया. अदरवाइज ये इंडस्ट्रीज, इनको आज की डेट में गवर्नमेंट रेवेन्यू के हिसाब से बांटता है कि अगर आप 25 करोड़ तक का रेवेन्यू है तो आप इस कैटेगरी में हैं, आप अगर 100 करोड़ तक के रेवेन्यू है तो आप इस स्मॉल कैटेगरी में हैं, आप अगर 250 करोड़ तक के रेवेन्यू करते हैं तो आप मीडियम कैटेगरी हैं. और एमएसएमई एक बहुत पुरानी, इसका इनफैक्ट मिनिस्ट्री है हमारे यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है. तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है. हर स्टेट में एमएसएमई डिपार्टमेंट होता है और तकरीबन पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग के जो एंटरप्राइजेस होते थे जहां पे सामान बनाया जाता था उसे एमएसएमई में रखा जाता था. ठीक है, अब आई थिंक इन्होंने सर्विसेज को भी एमएसएमई में इंक्लूड कर दिया गया. या सर्विसेज को इन्होंने अभी रिसेंटली इंक्लूड किया है. और अब जो हमारा जो पहले डाउट था कि क्या हमारा स्टार्टअप जो एक टेक बेस्ड स्टार्टअप है वो एमएसएमई में नहीं आएगा, बट अभी आप सारे, चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सक्लूसिव फंड 3 लाख करोड़ का इसके लिए निकाला है. एक संडे को हम एमएसएमई के एक्सपर्ट और बैंकिंग एक्सपर्ट को भी लेके आएंगे जो उस पर हमें डिटेल में बताएंगे कि क्या हमारे स्टार्टअप कैसे उस फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उस फंड को अवेल कर सकते हैं, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे. तो अभी एमएसएमई जो पहले था कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए है या आपका कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए जो टेंजिबल की बात है जिसको आप छू सकें, अगर वो प्रोडक्ट नहीं है तो आज से 3 साल पहले एमएसएमई आपको लोन देता ही नहीं था. एमएसएमई का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आपको लोन्स मिलते हैं. तो अब वो चीज हट गई है. अभी सर्विस सेक्टर के स्टार्टअप्स भी एमएसएमई में आ सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी अच्छे इनिशिएटिव एमएसएमई के लिए लिए हैं. उस पे हम एक सेपरेट सेशन करेंगे एमएसएमई पे. एंड आई थिंक वी कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस नाउ. बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड एमएसएमई. ओके, मैं इसको लेना चाहूंगा, फिर अंकुर आपसे भी इस पे आपके कमेंट चाहूंगा. स्टार्टअप हमने एक एमएसएमई गवर्नमेंट का वर्टिकल है, स्टार्टअप भी गवर्नमेंट का वर्टिकल है. एमएसएमई का डेफिनेशन जैसे सामने आपकी स्क्रीन पे लिखा है, अगर आप कुछ उसके और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है कि आपका टर्नओवर कितना होता है, आप किस तरह की सर्विस में है, कौन से आप प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके हिसाब से आपकी एमएसएमई की कैटेगरीज है कि माइक्रो में है, स्मॉल में है, मीडियम है. वो आपके एमएसएमई कैटेगरी जो काफी सालों से हमारे इंडिया में चल रहा है. लेकिन जो स्टार्टअप इंडिया है वो 2016 से शुरू हुआ है. स्टार्टअप इंडिया आपको चेक नहीं करता कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हैं कि सर्विस सेक्टर से हैं, आपका कोई भी बिजनेस है, एज लॉन्ग एज इट इज स्केलेबल तो वो आपको स्टार्टअप इंडिया में आएगा. दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स हैं, दोनों स्कीम्स के अलग अलग बेनिफिट्स हैं और आप दोनों स्कीम्स का फायदा एक साथ भी उठा सकते हैं. आप एमएसएमई से लोन भी ले सकते हैं और कई जगह जाके दोनों स्कीम एक हो जाती है. अगर आप बात करें, जैसे हमने एग्जांपल लिया मध्य प्रदेश में हमारे एमएसएमई डिपार्टमेंट का, अब वो चूंकि एमएसएमई डिपार्टमेंट हमारा नोडल एजेंसी है स्टार्टअप इंडिया के प्रोग्राम का, तो वो डुअल रोल प्ले करता है. वो एमएसएमई का भी एमएसएमई तो वो है ही, प्लस स्टार्टअप इंडिया का नोडल एजेंसी. तो कई सारे स्कीम्स के लिए आपको दोनों सर्टिफिकेट लगते हैं कि एमएसएमई का सर्टिफिकेट भी चाहिए, आपको स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट भी चाहिए. जैसे कि मुख्यमंत्री आपको मोस्टली स्कीम्स मिलते जाएंगे कि इस समय निकला है कि अगले 3 महीने आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर से सर्टिफिकेट लेके, वहां आपको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन चाहिए. दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं और दोनों के अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं. We'll just take 2 more questions and then we'll move to the last topic for today. सोशल एंटरप्रेन्योर्स पे लोग और कुछ पूछना चाहते हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योर पे बात करें. मैं बताना चाहूंगा कि हमारा एक एनवायरनमेंट डे आने वाला है 5 जनवरी को. तो 5 जनवरी को हमारे साथ इस्कॉन के सीईओ होंगे जिसमें हम सिर्फ सोशल एंटरप्रेन्योर्स की बात करेंगे, हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे, हम जो एग्रीकल्चर के स्टार्टअप है उनकी बात करेंगे. तो वो एक हमारा हमने एक दिन अलग, चूंकि एनवायरनमेंट डे भी है, हमारे पास इस्कॉन के सीईओ होंगे, हम उनसे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो स्टार्टअप्स एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, इट कुड बी इन सोलर, इट कुड बी वाटर कंजर्वेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो आपका आई एम नॉट सीइंग योर नेम, बट उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. सो दैट्स इट. आई थिंक कुछ मेरे पास में ईमेल से क्वेश्चंस आए हैं, कुछ हमारे पास में हमारे फेसबुक से क्वेश्चंस आए हैं अंकुर आपके लिए. वो एक तो योर स्टोरी को लेके है कि आपका एक्सपीरियंस योर स्टोरी में कैसा था,
और बहुत सारे स्टार्टअप्स को लगता है कि हमारा स्टोरी बहुत अच्छा है, हमारा आइडिया बहुत अच्छा है, हमने जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, इसको एक नेशनल लेवल का जो स्टार्टअप मीडिया हमारे पास आज योर स्टोरी है और भी कुछ है, इंक 42, यूथ सर्किल, कई सारे हैं, तो उनको अप्रोच कैसे किया जाए, सभी का एक कॉमन क्वेश्चन तो है ही कि, और उसमें हम नेट पे जाते हैं, हमें एक ईमेल आईडी मिल जाता है, आप आई थिंक इट इज एडिटोरियल और एडिटर एट जॉब, या करेक्ट, उस पे कई सारे लोग बोलते हैं, और जितने स्टार्टअप्स को मैं जानता हूँ एटलीस्ट 400 इन मध्य प्रदेश, तभी आके बोलते हैं कि हमारा कभी सिलेक्ट नहीं होता है। समटाइम्स आई ऑल्सो फील कि दे आर गुड टू गो टू दैट स्टेज। आपका सभी ने मुझसे पूछा कि आप अंकुर सर को बुला रहे हैं, प्लीज उनसे पूछिएगा व्हाट इज द की, व्हाट इज द सीक्रेट टू गेट योर स्टोरी पब्लिश्ड इन नेशनल मीडिया। ओके ग्रेट। सो आई थिंक मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट था कि भी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं श्रद्धा शर्मा को पिछले 11 साल से जानता हूँ, वी आर फ्रेंड्स, ठीक है। और मुझे वो कहते हैं ना स्टार्टअप करने का, वो कहते हैं ना कीड़ा था, वो है, और वो होना बहुत जरूरी है। ये मैं आप सबको बता रहा हूँ, अगर वो नहीं है तो आप सक्सीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टार्टअप सबको, दुनिया को लगता है कि सक्सेस नहीं, स्टार्टअप वही करो जिसको फेलियर झेलने की शक्ति है, ठीक है। तो वो जब मुझे लगा कि अब मैं उस स्टेज पे हूं जब मैं जाके कोई रिस्क ले सकता हूं, तो मैंने योर स्टोरी ज्वाइन किया, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत वंडरफुल था। मैं 1.5-2 साल मैंने ऑफिशियली काम किया, बट मैं योर स्टोरी के साथ अनऑफिशियली 2009 से जुड़ा हुआ हूँ। इतना एक्सपोजर आपको मिलता है जब आप कंपनी के साथ काम करते हैं, क्योंकि और जिस इको, जैसे अब ये जब हम बात कर रहे हैं, आप देखिए हम 10-15 डिफरेंट टाइप के लोगों से बात कर रहे हैं, आप उनको सुन रहे हैं, वो एक्सपोजर बहुत मिलता है। अदरवाइज आप अपने ही काम और बिजनेस में लिमिटेड रहते हैं। तो अगर ऐसे सेशंस आपका डिपार्टमेंट आपके लिए कर रहा है तो वो अटेंड कीजिए, आपको घर बैठे उसकी वैल्यू मिलती है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत रहा। मैं आपको बताता हूँ, मतलब हर दिन ऐसा होता था कि मैं 2 या 3 स्टार्टअप से मिलता था जो ऑसम काम कर रहे हैं, आपको इतना अच्छा लगता था। वो कितना पैसा बना रहे हैं वो सेकंड बात है, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम करेगा, इनपुट्स अच्छे होंगे। मैं आपको अमेजोन का एक वो कहते हैं ना, वो देता हूँ रूल, जिसके कारण अमेजोन सक्सीड है, वो हर स्टार्टअप को लगाना चाहिए। फोकस ऑन इनपुट्स, आउटपुट विल फॉलो। इनपुट पे फोकस कीजिए, वो आपके हाथ में है, आउटपुट आपके हाथ में नहीं है। आउटपुट फॉलो करेगा, अगर आपने सही इनपुट डाला होगा आउटपुट विल फॉलो, ठीक है। अब रही बात के, सो देखो, हम योर स्टोरी ने पिछले 10 सालों में 1,10,000 स्टार्टअप स्टोरीज की है। 1,10,000 बहुत स्टार्टअप स्टोरीज होती है। 95% स्टोरीज, लोगों को लगता है कि हम पैसे लेते हैं, हम पैसे नहीं लेते। सारी की सारी स्टोरीज फ्री पब्लिश होती हैं वहां पे। जो स्टोरी पैसा कमाता है वो कॉर्पोरेट से लेता है या किसी और से लेता है, और उस पर लिखा जाता है कि ये पेड है। 95 to 96% स्टोरीज फ्री होती है। तो अगर 1,10,000 में से, इसका मतलब 1,00,000 स्टोरी, और 365 मल्टीप्लाइड बाय 10, 3,3500 दिन हुए योर स्टोरी को एग्जिस्ट करते हुए। 1,00,000 स्टोरी लिखी है, इसका मतलब कि दिन में हमने कम से कम मोटा मोटा 20 से 25 स्टोरीज लिखी, ठीक है। सिर्फ यही रीजन है कि हमारे पास इतना फ्लो आता है स्टोरीज का, इतना फ्लो स्टोरीज का आता है कि हम वो प्रायोरिटाइज करते रह जाते हैं। आप किसी भी पॉइंट इन टाइम एडिटर, और ऐसा नहीं है कि आपकी स्टोरी मिस हो गई है। जो स्टोरी आती है, एक टीम बैठी होती है हमारे जो वहां पे, जो कैप्चर करती है, और एट एनी पॉइंट इन टाइम हमारे पास मतलब हजारों स्टोरीज पेंडिंग होती है। बट इसका मैं आपको एक रूल दूंगा जो आपको काम आएगा। शायद मैं अपने लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं बता दूंगा, और वो फंडिंग के लिए भी आगे काम आता है। इनफैक्ट मैंने थोड़े दिन पहले लिंक्डइन पे ये लिखा था कि कोल्ड कॉलिंग मत करो। अगर आप किसी को जानते हो, रेफरेंस के थ्रू जाओ, वो थोड़ा प्रोसेस फास्ट हो जाता है। योर स्टोरी के इस समय 150-200 लोग हैं लिंक्डइन में। आप अपनी स्टोरी बताइए, आप अपने कस्टमर को बोलिए कि वो योर स्टोरी के, या किसी मेंटर को बोलिए, या किसी इंक्यूबेशन सेंटर को बोलिए, ठीक है। मैंने खुद जबलपुर या एमपी से 3-4 लोगों की स्टोरीज पब्लिश करवाई है, क्योंकि दे रीच्ड आउट टू मी। अगेन मैंने बोला मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, अब आप सब मेरे पास रीच आउट करेंगे और मैं शायद नहीं हेल्प कर पाऊंगा उतनी, लेकिन मैं कह रहा हूं अपना एक मेंटर चूज कीजिए, वो आपको हर प्रोसेस में काम आएगा।
और ये फंडिंग में भी बहुत काम आता है। अब मैं वीसी हूँ, फंडिंग करवाता हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे सीके, मेरे पास रोज के 10 ईमेल्स आते हैं, 10 मैसेजेस आते हैं, ये हमारा स्टार्टअप आइडिया है, हमें फंडिंग दे दीजिए। मैं कैसे दे दूं फंडिंग? मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, तुम्हारे बिजनेस को नहीं जानता हूं, मैं कैसे रेफर कर दूं? योर स्टोरी आज की डेट में नेशनल मीडिया है, वो पहले पूरा हम लोग पूरी रिसर्च करते हैं, ऐसा नहीं कि आपने कुछ लिख दिया। तो उसके लिए बेटर वे होगा, फास्टर वे होगा। देखो, ओके, फास्टेस्ट वे है अपना प्रोडक्ट बेचो, कस्टमर्स लाओ, बड़े बनो, योर स्टोरी भागता हुआ आएगा आपकी स्टोरी करने के लिए। दैट्स द बेस्ट वे, दैट्स द बेस्ट वे। ठीक है, Yeah. ठीक है। I think you told us the trick. Number one, एक तो आपको अपना जो आपने लास्ट में बोला, I agree with that. Number two, आप अपना incubation center को बोलिए या अपने mentors को बोलिए, they will help. Number three, use LinkedIn wisely. आपको 250 लोग मिलेंगे LinkedIन में जो your story के लिए काम करते हैं, शायद आपका कोई ना कोई कनेक्ट निकल आए. Use references because sometimes स्टोरीज को प्रायोरिटाइज करने में रेफरेंसेस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. आई थिंक हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिर मैं योर स्टोरी का दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा. वो क्वेश्चन ये था, डिड आई मिस इट समवेयर, कि हाँ, एक ही बंदा है उसके पास में, तो वो बंदा कैसे वो प्रोप्राइटरशिप खोलता है टिपिकली, लेकिन जैसा हमने बताया कि प्रोप्राइटरशिप्स आर नॉट एलिजिबल इन स्टार्टअप इंडिया, वो क्या करना चाहिए? हम उनको बता दें कि एक बंदा 1 पर्सन कंपनी खोल सकता है, जिसको हम ओपीसी बोलते हैं. ओपीसी स्टार्टअप इंडिया में वैलिड है, ओपीसी स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेता है. तो अगर आप सिंगल पर्सन है, आपको कोई पार्टनर नहीं मिला है, फर्स्ट थिंग इज पहले तो पार्टनर ढूंढिए, मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिला so you can go ahead with 1 person company. Now Ankur, my second and the last question for the day for you is this. कई सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स ऐसे हैं, चूंकि जैसे आपने बताया the amount of stories you guys receive is huge. आपने इतने सारे लिखे हैं स्टोरीज और काफी कम समय में, तो कई सारे मीडिया स्टार्टअप्स ऐसे जिनको लगता है कि जो बहुत अच्छा लिखते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, तो उनको लगता है कि क्या हमें मीडिया स्टार्टअप्स में जाना चाहिए? आपके हिसाब से मीडिया स्टार्टअप्स का अगर एक कोई छोटे शहर से अपना एक कुछ खोलना चाहता है, उसका क्या स्कोप अभी होगा या आगे होगा? देखिए, स्कोप तो रहेगा। इंडिया की एक खासियत यह है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी है, हमारे पास मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी है कि अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस अच्छा है तो आपका स्कोप होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि क्या 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, ठीक है, ये मैं एक बेंचमार्क बनाना चाहता हूँ। अब रही बात मीडिया की, देखिए उसका एक मेजर जो केपीआई है वो क्या होता है, वो किसी भी मीडिया का क्या होता है। अर्स्टवाइल जो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स थे, कि कितने न्यूज़पेपर पब्लिकेशन बिकते हैं या कितने घरों में जाता है। सिमिलरली एक सक्सेसफुल मीडिया का क्या केपीआई होता है कि कितने लोग यूनिक विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं आपको पढ़ने। जैसे योर स्टोरी में आज की डेट में, अब मुझे ध्यान नहीं है नंबर क्या है, बट मेरे हिसाब से जो पिछले साल नंबर था 10 से 12 मिलियन यूनिक विजिटर्स महीने में आते हैं। 1 करोड़ यूनिक लोग योर स्टोरी पढ़ते हैं। तो क्या आप जो मीडिया कंपनी अपना बनाना चाह रहे हैं, आप ये भी देखिए कि श्रद्धा शर्मा और योर स्टोरी को 10 साल लगे वहां पहुंचने में, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस बारे में आप लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उसकी मार्केट कितनी बड़ी है। अगर मानिए आप स्टार्टअप के बारे में ही बोलना चाहते हैं तो मैं कहूंगा शायद मत बोलिए, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बैठा है। आप किसी और फील्ड के बारे में लिखिए, जरूरी नहीं होता। अब इकोनॉमिक टाइम्स बिजनेस के बारे में लिखता है, तो आप अपना नीश फिगर आउट कीजिए जहां पे आपको स्केल करने की गुंजाइश हो। तो मेरा ये एक मतलब सुझाव रहेगा। Yeah, so I think we are running out of time, and I am seeing quite a few comments saying that we need Ankur sir back for some other session. Definitely, I'll request Ankur to come to us again. हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कोई और सेशन पे भी आप आए और हमारे स्टूडेंट्स से बात करें. Thank you so much for your time today, and it was really a pleasure having you. And thanks, Megha. My pleasure, CK, Megha. Thank you. You know, the desire is always कि with this session अगर एक भी बंदा successful हो जाता है, we would believe that our job is done. That's the desire. Okay, thank you. And I take that line with me जो आपने आज बोला. I think couple of breaking
रूल्स से जो मुझे लगा कि yes, these lines are the breaking highlights of the session. I'll post that in the in the evening today. Thank you everyone, and we'll see you tomorrow for the funding session. Thank you everyone. Thanks Thank you. Ankur. Thank Thanks Meera.